तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी में बहुत शानदार तरीका से लगे होंगे। आप सभी दोस्त लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ऑडियो और वीडियो के बारे में। साथ ही ऑडियो और वीडियो के बारे में आप लोग बता दीजिए। आप सभी दोस्त लोग का कमेंट हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आज के इस सेशन का हम शुरुआत करेंगे और आज के इस सेशन में साथ ही हम करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों 14 क्लास हो चुका है। अगर उस सेशन को नहीं देखें आप सभी भाई बहन, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों 13 को जो क्लास हुआ है एटीसी आर्यन क्लासेज पे हुआ है और यह तीसरा क्लास है दोस्तों इस चैनल पे, जो आदित्य टीचिंग सेंटर। अब दोस्तों इसी चैनल पे हम लाइव आया करेंगे और इसी चैनल पे आपका तैयारी होगा बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो एक बार आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए और साथ ही इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो साथ ही आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जो देखिए ये रहा आज का पहला प्रश्न आप सभी भाई बहन के सामने। जो दोस्त लोग को उत्तर पहले से पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते चलिएगा। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है और आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए, यह बात का भी जानकारी मिलेगा। तो आज का पहला प्रश्न आप सभी भाई बहन के सामने है। प्रश्न कहता है भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस कहता है कब मनाया जाता है। कहता है भारतीय पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन, 30 जनवरी के दिन और 4 फरवरी के दिन कब मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी के दिन। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों यही 25 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी के दिन बोल सकते हैं आप राष्ट्रीय 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 मतदाता दिवस भी दोस्तों बोल सकते हैं आप। मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। मतदाता दिवस भी मेरे भाई पूछा जाए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर आपको, तो आप फिर भी क्या बोल सकते हैं 25 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है। 26 जनवरी जो है ना मेरे भाई, यह भी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी के दिन बोल सकते हैं आप गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? गणतंत्र दिवस अगर मेरे भाई पूछा जाए आपसे, तब आप बोल सकते हैं 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों 30 जनवरी के दिन पूछा जाए कौन दिवस मनाया जाता है, तो शहीद दिवस बोल सकते हैं। कौन दिवस? शहीद दिवस बोल सकते हैं मेरे भाई आप, जो 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस मेरे भाई बहन अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है बोल सकते हैं आप
4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों कैंसर जो है ना, कैंसर जो है साथी, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कैंसर के उपचार के लिए कौन किरण का प्रयोग किया जाता है? इसके उपचार के लिए कौन किरण का प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का। कौन दोस्तों? तो गामा रे याद रखिएगा आप, गामा रे बोल सकते हैं, गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कैंसर जो है ना दोस्तों, कैंसर यह कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है, कैंसर बोल सकते हैं। कैसे होता है दोस्तों? कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है। और दोस्तों कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, जो किस औषधि का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई अगर पूछा जाए, तब बोलिएगा टेक्सोल का। टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेक्सोल का। आप याद रख लीजिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। मेरे भाई 26 जनवरी जो है, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन अपना भारत का संविधान बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अपना भारत का संविधान बना था दोस्तों, कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। 30 जनवरी के दिन मेरे भाई क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। नाथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया था 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे भाई आप लोग एक दिवस बताइए, देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं। ऑडियो सही है। चलिए एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और इस सेशन में बने रहिए अंत तक, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार तरीके से बहुत चुनिंदा प्रश्न करवाने वाले हैं। और आज के इस पीडीएफ में मेरे भाई हम आपको हिंदी के भी कुछ प्रश्न करवाने वाले, हिंदी के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम बोले थे मेरे भाई हिंदी और बिहार स्पेशल को भी कवर करते चलेंगे, तो आज के इस पीडीएफ में 1 2 4 आपको हिंदी के प्रश्न भी मिल सकते हैं। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, जो 22 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन, तब 22 मार्च के दिन मनाया जाता है बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। और क्या बोल सकते हैं? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस पूछा जाए या बिहार दिवस पूछा जाए, यह मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। आप सभी दोस्त लोग से पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग जवाब देते इस प्रश्न का। जैव विविधता दिवस। दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अगर आपको पता है तो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता दिवस दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए अगर मेरे भाई अगर आपको पता है तो कब मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी दोस्त लोगों के सामने, और बहुत शानदार प्रश्न है। इससे दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है, जो मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो मजलिस जो है मेरे भाई, यह कहता है इस 4 ऑप्शन में से इस देश का संसद का नाम है। ईरान का है, जापान का है, नेपाल का है और बांग्लादेश का। आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और हम आप सभी दोस्तों का कमेंट भी यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों मजलिस जो है मेरे भाई, यह कौन देश का संसद है? तो मजलिस है मेरे दोस्त ईरान का। कहाँ का है? ईरान का। जो भाई बहन के मन में ऑप्शन ए आया होगा उसका उत्तर बिल्कुल सही है। और दोस्तों ईरान का अगर आपसे राजधानी पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? राजधानी पूछा जाए तो तेहरान याद रखिए। क्या हो जाएगा? तेहरान। दोस्तों इसका राजधानी तेहरान हो जाएगा। किसका? तो ईरान का बोल सकते हैं आप, ईरान का। दोस्तों जापान जो है मेरे भाई, जापान का अगर संसद का नाम पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? डाइट बोलिएगा आप। डाइट जो है यह जापान की संसद का नाम है। और जापान की अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए यानी राजधानी पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? टोक्यो बोल सकते हैं। टोक्यो। क्या दोस्तों? टोक्यो बोल सकते हैं इसकी राजधानी जापान का। नेपाल का मेरे भाई अगर संसद आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय
पंचायत। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत जो है यह नेपाल देश का संसद का नाम है। और नेपाल का मेरे भाई अगर आपसे राजधानी पूछा जाए, इसका राजधानी पूछा जाए, तब क्या बोलिएगा? काठमांडू। क्या बोलिएगा? काठमांडू मेरे भाई इसका राजधानी है। किसका? नेपाल का। दोस्तों बांग्लादेश का अगर हम बात करते हैं, किसका मेरे दोस्त? बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का अगर संसद पूछा जाए तब बोलिएगा जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद इसके संसद का नाम है। और दोस्तों बांग्लादेश जो है ना, इसका अगर राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, इसका राजधानी बताइए तो जरा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा इसका राजधानी। और मुद्रा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो टका हो जाएगा। यह पूछा गया, मुद्रा इसका टका हो जाएगा। बांग्लादेश जो है इसको नदियों का देश भी कहा जाता है। कौन देश कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। और दोस्तों बोल सकते हैं बांग्लादेश अपना भारत के साथ सबसे अधिक सीमा भी साझा करता है। कितना किलोमीटर? तो दोस्तों 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है अपना भारत के साथ बांग्लादेश। अपना भारत के साथ बांग्लादेश, याद रखिएगा आप, बांग्लादेश। दोस्तों सबसे कम सीमा कौन देश साझा करता है अपना देश के साथ, और कितना किलोमीटर करता है? आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तक कितने दोस्त लोग का सही उत्तर आया? दोस्तों आप बता रहे हैं, जो भाई बहन 4096 किलोमीटर बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर है। और एक प्रश्न का उत्तर पूछे थे, आप सभी दोस्त लोग का कमेंट यहाँ पे चल रहा है, हम देख रहे हैं मेरे भाई, आप लोग उत्तर भी बता सकते हैं। जो दोस्त लोग जैव विविधता दिवस 22 मई को लॉक किए हैं बिल्कुल सही है। 22 मई जो भाई बहन उत्तर दिए हैं उसका सही है। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी दोस्तों शानदार दामदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 आप सभी भाई बहन के सामने है। प्रश्न संख्या तीसरा कहता है जो बेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बेटन कप जो है यह कौन खेल से संबंधित है? बेटन कप कहता जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल दिया गया है। यहाँ पर जो भाई बहन लॉक किए होंगे ऑप्शन सी को, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। बेटन कप जो है यह हॉकी से संबंधित बोल सकते हैं खेल है। और हॉकी जो है दोस्तों, हॉकी यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का मेरे भाई अगर आपसे राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? हॉकी बोलिएगा। और हॉकी का दोस्तों अगर आपसे हॉकी का जादूगर पूछा जाए, हॉकी का जादूगर तो किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद को। दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए, तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। हॉकी से संबंधित दोस्तों कप अगर आपसे पूछा जाए, इससे संबंधित कप कौन कौन है मेरे भाई हॉकी से संबंधित? तो बोल सकते हैं आगा खां कप। आगा खां कप जो है मेरे भाई यह हॉकी से संबंधित है। और दोस्तों अजलन शाह कप अगर पूछा जाए आपसे, अजलन शाह, सुल्तान अजलन शाह कप, यह भी दोस्तों किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। और दोस्तों ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी अगर पूछा जाए, ध्यानचंद ट्रॉफी, तो साथी यह भी किससे संबंधित है? तो यह भी हॉकी से संबंधित है, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों एक याद रख लीजिएगा आप, रंगास्वामी कप या ट्रॉफी। कौन दोस्तों? रंगास्वामी, रंगास्वामी कप कहिए या ट्रॉफी कहिए, यह भी मेरे भाई बहन किससे संबंधित है? हॉकी से। और बोल सकते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है मेरे भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस,
खेल दिवस यह मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने बात आप याद रख सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। जो दोस्त लोग अभी ऑप्शन सी बता रहे हैं और 11 खिलाड़ी बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही। इसी तरीका से मेरे दोस्त आप लोग उत्तर भी बताते चलिए। इससे देखिए क्या बात का जानकारी मिलता है, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है और आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बताते चलिए। मेरे भाई फुटबॉल का बात करते हैं ना, फुटबॉल का। फुटबॉल कौन कौन देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह बोल सकते हैं आप, जैसे फ्रांस का है, फ्रांस का है। और दोस्तों कहाँ का है? फ्रांस का है। और दोस्तों कहाँ का? पुर्तगाल का बोल सकते हैं, पुर्तगाल का भी है, पुर्तगाल का भी दोस्तों है यह फुटबॉल। और फुटबॉल जो अपना भारत में अगर दोस्तों पूछा जाए तो संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष ट्रॉफी मेरे भाई यह किससे संबंधित है? ट्रॉफी यह संबंधित है फुटबॉल से। क्रिकेट जो है दोस्तों, क्रिकेट बोल सकते हैं, क्रिकेट का जननी, क्रिकेट का जननी किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको? इंग्लैंड को क्रिकेट का जननी कहा जाता है। दोस्तों क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 11 ये होता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो क्रिकेट जो है इससे संबंधित कप पूछा जाए तो दिलीप ट्रॉफी बोल सकते हैं। दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। और दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है, रणजी ट्रॉफी यह भी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा आप। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक क्लियर है तो आप सभी दोस्त लोग एक बार बता दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर कौन कौन दोस्त लोग को याद है? आप लोग बताइए अगर इस प्रश्न के उत्तर के बारे में अगर आपको पता है तो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा संतोष ट्रॉफी जो भाई बहन दे रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है, संतोष ट्रॉफी। एक बार आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं या बोलिए विनती करते हैं, मेरे भाई एक बार लाइक वाला बटन को दबा दीजिए, लाइक वाला बटन को। देखिए क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 कहता है जो स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के कहता है किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों राउरकेला जो है ना यह इस्पात संयंत्र है, याद रखिएगा, इस्पात संयंत्र है, यह इस्पात संयंत्र है। कौन? राउरकेला। राउरकेला दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसका जो दोस्तों निर्माण हुआ था, इस इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, बोल सकते हैं आप दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। कौन योजना में? तो बोल सकते हैं आप दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों इसका समय अवधि हो जाता है 1956 से बोल सकते 1961 हो जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय अवधि। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है मेरे भाई बहन यह आपको कौन मॉडल पर आधारित है? कौन मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो जोर दिया गया था कौन क्षेत्र पर? तो बोल सकते उद्योग क्षेत्र पर। कौन क्षेत्र पर? उद्योग क्षेत्र पर। और दोस्तों राउरकेला जो है यह जर्मनी के सहायता से बनाया गया था। किसके सहायता से? सहयोग से। तो जर्मनी के बोल सकते हैं, जर्मनी के मेरे भाई सहयोग से बनाया गया था, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और यही दूसरी पंचवर्षीय योजना में और 2 इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था। एगो दोस्तों भिलाई, एगो याद रखिएगा आप भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यह छत्तीसगढ़ में, कहाँ है? छत्तीस बोल सकते गढ़ में मेरे भाई यह है। एक मेरे भाई दुर्गापुर, एगो कौन था? दुर्गापुर। दुर्गापुर दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। ये 3 गो जो दोस्तों लौह इस्पात संयंत्र है मेरे भाई इसका निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। लेकिन एक इस्पात संयंत्र है मेरे साथी, उसका निर्माण किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, उसका नाम है बोकारो। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र जो है इसका निर्माण
तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों राउरकेला जो है यह कौन नदी के किनारे स्थित है? जो भाई बहन देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग अभी उत्तर बताए। ऑप्शन बी 4 का ऑप्शन बी गलत है। स्वर्णरेखा नदी दोस्तों नहीं होगा। जो भाई बहन ऑप्शन यहाँ पर बी को लॉक कर रहे हैं उसका उत्तर गलत है। यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले साथी आप सही उत्तर चुने हैं। शरावती नदी जो है ना दोस्तों, शरावती नदी यहाँ पर बोल सकते हैं जोग गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। कौन जलप्रपात? जोग गरसोप्पा जलप्रपात, याद रखिएगा आप। जोग गरसोप्पा जलप्रपात जो यहाँ पर दोस्तों जो गरसोप्पा जलप्रपात जो है इसका नाम बदल के महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया। इसका नाम बदल के यह है आपको शरावती नदी पर कर्नाटक में है। कहाँ दोस्तों? यह बोल सकते हैं आप कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। स्वर्णरेखा नदी जो है ना दोस्तों, स्वर्णरेखा यहाँ पर हुंड्रू जलप्रपात जो है, हुंड्रू जलप्रपात यह स्वर्णरेखा नदी पर है। दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। बोल सकते हैं आप बंगाल का अगर शोक पूछा जाए तो दामोदर नदी को कहा जाता है। देखते हैं एक प्रश्न पूछते हैं और कौन कौन भाई बहन का कमेंट बॉक्स में उत्तर आता है। बिहार का शोक कौन नदी को कहा जाता है और इसका लंबाई कितना है? बताइए तो दोस्तों, साथ में हम आपको लंबाई भी पूछ दिए हैं। बिहार का शोक कौन नदी को कहा जाता है और इसका लंबाई मेरे भाई कितना है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी जो ऑप्शन सी दिए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5 आप सभी भाई बहन के सामने। इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं। पता है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? दोस्तों विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा जो है मेरे भाई इसी को 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसी को दोस्तों बोल सकते हैं आप भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा भी किसको कहा जाता है? विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा जो है मेरे भाई यह पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर दोस्तों कितने देश स्थित है? विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित है अगर आपसे पूछा जाए कितने देश स्थित है तो याद रखिएगा 13 गो देश स्थित है। कितना? तो 13 गो देश स्थित है। और दोस्तों बोल सकते विषुवत रेखा को 2 भागों में काटने वाली नदी अगर आपसे पूछा जाए, जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, उस नदी का नाम है कांगो नदी। कौन नदी? कांगो नदी। इसी को दोस्तों इसी को नाइजर नदी भी कहा जाता है। कौन नदी? नाइजर नदी भी कहा जाता है। विषुवत रेखा पर दोस्तों मरुस्थल नहीं पाया जाता है। मरुस्थल नहीं पाया जाता है। मरुस्थल नहीं पाया जाता है। कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर। मरुस्थल का निर्माण कब होगा? जब वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होगा तब मरुस्थल का निर्माण होता है। कौन दोस्त लोग सही उत्तर बताए हैं? अभी 13 बिल्कुल सही मेरे भाई। और जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर आ गया कोसी नदी, बिल्कुल सही। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और कोसी नदी की लंबाई पूछा जाए तो 729 किलोमीटर। याद रखिए कितना? 729 किलोमीटर। दोस्तों दिन और रात का बराबर पूछा जाए तब 24 घंटा मारिएगा, दिन रात वाला रहेगा। तो यहां पर कहता है दोस्तों एक दिन की अवधि तब 12 घंटा मारिएगा। क्या? 12 घंटा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ क्लियर है तो आप सभी भाई बहन बताइए। और आप सभी दोस्तों का कमेंट यहाँ पे धराधर आ रहा है और हम देख भी रहे हैं। बहुत दोस्त लोग उत्तर बताएं, बहुत सारे दोस्त लोग सही से उत्तर बताएं। कोसी नदी 729, एक भाई बहन 730 लिख रहे हैं दोस्तों, 729 से याद रखिए। यहाँ तक क्लियर है? एक बार दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर पता है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का क्या नाम है? और दोस्तों मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली का नदी का क्या नाम है? कर्क रेखा जो है यह भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों एक प्रश्न कर्क रेखा से पूछा जाता गहराई में जाके,
जो कर्क रेखा जो है मेरे भाई, कर्क रेखा पर अपना भारत का कौन राज्य का राजधानी स्थित है? तो झारखंड का राजधानी रांची जो है वह कर्क रेखा पर स्थित है। याद रखिएगा, कहां पर? कर्क रेखा पर स्थित है। और दोस्तों हम बोले कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी पूछा जाए तो उस नदी का नाम है माही नदी। लेकिन कहां पार करती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, क्या? मध्य प्रदेश। और आप सभी भाई बहन बताइए, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का क्या नाम है? मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम आप सभी भाई बहन बता दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी दोस्त लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन संख्या 6। और इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग बताते। एक प्रश्न पूछे, देखते हैं कौन कौन भाई बहन का उत्तर आ गया। रांची बिल्कुल सही है। कांगो नदी दोस्तों हो जाएगा आपको विषुवत रेखा। माही नदी हो जाएगा कर्क रेखा। अभी जो कांगो नदी दे रहे हैं वह गलत उत्तर बता रहे हैं, गलत उत्तर बता रहे हैं मेरे दोस्त। हम पूछे मकर रेखा के बारे में, तो मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। याद रख लीजिएगा, कौन नदी हो जाएगा? लिम्पोपो नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी भाई बहन के सामने है, कहता है ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? कहता सर्पिलाकार होता है, यानी सर्पिल, वृत्ताकार होता है, अंडाकार होता है। कहता है इनमें से कोई नहीं। तब तक देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग उत्तर देते हैं, तब तक हम ग्रह के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी बता देते हैं। दोस्तों ग्रह जो है, तो ग्रह से संबंधित नियम, ग्रह से संबंधित अगर नियम पूछा जाए किसने दिया, तो केपलर नामक वैज्ञानिक, केपलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। ग्रह के कितने प्रकार है? तो ग्रह है दोस्तों आपको 8 गो। कितने हैं? 8 गो ग्रह है। और दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, इसमें से सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सबसे बड़ा ग्रह। तब तक दोस्तों इसका उत्तर दीजिए और सुनवो कीजिए। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों क्या है? तो बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। इसी को दोस्तों जुपिटर भी कहा जाता है, जुपिटर भी कहा जाता है, इसी को याद रखिएगा। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और साथ ही दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तब हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। और शनि को मेरे भाई गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। कौन ग्रह कहा जाता है? गैसीय ग्रह भी। और दोस्तों इसी को बोल सकते हैं आप, शनि जो है यह गैसीय ग्रह। कौन ग्रह है? गैसीय ग्रह है। और सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों शनि। याद रखिएगा, सबसे हल्का ग्रह है। और सबसे अधिक उपग्रह जो पाए जाते हैं शनि के। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल ग्रह, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। किसको? मंगल को। मंगल के 2 गो उपग्रह याद रखिएगा, मंगल के 2 गो उपग्रह है। और दोस्तों कौन ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? आप सभी भाई बहन को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कौन ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। और दोस्तों कौन ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो बोलिएगा शुक्र। क्या बोलिएगा? शुक्र। और दोस्तों बुध, शुक्र और मेरे भाई बुध, ये 2 ऐसा ग्रह है इसके एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, यानी 0 उपग्रह याद रखिएगा। जिसमें से शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह है। सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर दिए हैं? मंगल, मंगल तो सही है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी, एक दोस्त लोग का ऑप्शन डी भी आया है। अब डी वाले ऑप्शन गलत है। और ग्रह की जो कक्षा का आकार होता है अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। जो भाई बहन ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी वाले दोस्त आप सही उत्तर चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बताइए तो, सौर मंडल से संबंधित नियम किसने दिया? सौर मंडल से संबंधित नियम कौन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? शुक्र, सब बिल्कुल सही है, शुक्र। चलिए ये रहा मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7। कहता है पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पहला एंग्लो सिख युद्ध जो है कब हुआ था? कहता 1984, 1884, 1955
और 1845। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला एंग्लो सिख युद्ध जो है 1845-46 बोल सकते हैं, 1845 यहाँ पर सही उत्तर है। यही दोस्तों अगर यही मेरे भाई आपसे पूछा जाए जो दूसरा एंग्लो सिख युद्ध के बारे में अगर पूछा जाए तो यह हुआ था 1849 में। कब? 1849 में आप बोल सकते हैं। जो भाई बहन अभी ऑप्शन डी को लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी दोस्तों 1884 बता रहे हैं, 1884 भी ऑप्शन, लेकिन 1845-46 दोस्तों याद रखिएगा, पहला आंग्ल सिख युद्ध, और दूसरा वाला 1849 याद रखिएगा, दूसरा वाला 1849। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे थे, कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर दिए हैं? एक क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों, जो सौर मंडल से संबंधित नियम किसने दिया? कौन कौन दोस्त लोग बताए हैं? चलिए दोस्तों, हम बोले जो सौरमंडल से संबंधित जो नियम दिया था कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक। कौन? कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन संख्या 8 कहता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? कहता 23 मार्च, 24 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च दिया गया। साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह मनाया जाता है 23 मार्च के दिन। कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन। विश्व मौसम विज्ञान जो है इसका दोस्तों गठन जो हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? 23 मार्च 1950 को बोल सकते हैं इसका गठन हुआ था इसका। और 24 मार्च जो है, 24 मार्च इसी दिन दोस्तों विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबीओ को क्या बोला जाता है? इसी को क्षय रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षय रोग भी बोला जाता है, याद रखें। इसी को दोस्तों तपेदिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तपेदिक भी बोला जाता है। और इसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है टीबी में? तो बोल सकते हैं आप फेफड़ा। कौन दोस्तों? फेफड़ा, आप याद रखिएगा। और जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। 22 मार्च जो मेरे भाई देख रहे हैं ऑप्शन डी में, 22 मार्च के दिन बिहार दिवस। कौन दिवस मेरे भाई? बिहार दिवस। और बोल सकते हैं विश्व जल दिवस। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन, याद रखिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 आप सभी भाई बहन के सामने। और इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं। और दोस्तों यह बहुत शानदार प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है। एक बार आप सभी दोस्त लोग कमेंट 23 मार्च, जो दोस्त लोग 23 मार्च बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। 23 मार्च वाले साथी आप बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कहता भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप कहता है किसने तैयार किया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो है इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जो भाई बहन ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, पिंगली वेंकिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? पिंगली वेंकिया जो है यह बोल सकते भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप यानी डिजाइन तैयार किया था। क्या किया था? डिजाइन तैयार किया था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो है इसका अगर आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो लंबाई और बताइए चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। दोस्तों मैडम भीकाजी कामा जो है यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, यह बोल सकते हैं आप भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है मेरे भाई, ध्वज जो है इसको सबसे पहले फहराया। कब दोस्तों? तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में सबसे पहले फहराया। मैडम भीकाजी कामा जो है इसको भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो बोल सकते हैं आप भारतीय क्रांति की
क्रांति की माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता भी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। और मैडम भीकाजी कामा जो है यह बोल सकते हैं दादा भाई दादा भाई दादा भाई नरोजी नरोजी दादा भाई दोस्तों नरोजी के निजी सचिव थे। निजी सचिव भी थे, याद रखिएगा, निजी सचिव भी थे। दादा भाई नरोजी के निजी सचिव कौन थे? तो यह थे मैडम भीकाजी कामा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आप लोग नाम सुने होंगे। अपना भारत के प्रथम IAS परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिएगा। सत्येंद्रनाथ बोस जो है दोस्तों भारतीय फिजिक्स का अगर पिता पूछा जाए, भारतीय फिजिक्स का पिता दोस्तों, भारतीय अगर फिजिक्स का पिता पूछा जाए तो सत्येंद्र नाथ बोस आप बोल सकते हैं। और इसी के नाम पर, और बोल सकते हैं किसके नाम पर मेरे भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दोनों के नाम पर पदार्थ का जो पांचवी अवस्था है BEC, उसका नाम रखा गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर कौन कौन दोस्त लोग दे रहे थे? बिल्कुल सही मेरे भाई, आप लोग उत्तर भी बताते हैं, बिल्कुल से इसी तरीका से दोस्तों आप लोग उत्तर बताते चलिए। आप लोग अपना कमेंट दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हम आपका कमेंट भी देख रहे हैं और साथ ही थोड़ा पढ़ाने पे भी नज़र देते हैं। उतना कमेंट देखेंगे दोस्तों तो पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। और वैसे मेरे भाई 15-20 मिनट हम लेट आए हैं आज। थोड़ा दोस्तों इधर बिजली का प्रॉब्लम है, जो लाइन कट गया था अभी तक नया, इन्वर्टर भी उतना चार्ज नहीं था, इसीलिए दोस्तों थोड़ा लेट आए। चलिए 3:2 दे रहे हैं, बिल्कुल से इस तरीका से दोस्तों अगर आप लोग उत्तर बताइएगा इसका मतलब आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कहता है जो विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों हम अभी बताए हैं, इसका उत्तर आप सभी भाई बहन छाप दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं। इसका उत्तर दोस्तों अभी ऑप्शन ए आया, ऑप्शन ए मेरे भाई गलत है, 12 मार्च नहीं होगा। विश्व यक्षमा दिवस, यक्षमा दोस्तों किसको बोला जाता है? तो टीबी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? टीबी को। इसको क्या कहा? इसी को तपेदिक कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी को क्षय रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षय रोग भी कहा जाता है। तो विश्व यक्षमा जो दिवस मनाया जाता है यह 24 मार्च के दिन। किस मार्च के दिन? 24 मार्च के दिन। ऑप्शन यहाँ पर डी जो भाई बहन लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी वाले दोस्त आप सही उत्तर चुने हैं। अच्छा मेरे भाई इसका उत्तर बताइए। तो प्रश्न संख्या देखिए 11 आप सभी दोस्त लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों शिमला समझौता जो है कहता है इनमें से कौन वर्ष हुआ था? 1954 में, 1972 में, 1981 में और 1965 में। 1965 में। जो भाई बहन इसका उत्तर दिए होंगे 1972, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। और दोस्तों शिमला समझौता जो है यह किसके किसके बीच हुआ था? यह अपना प्यारे भारत और बोल सकते हैं नल्ला पाकिस्तान, बोल सकते हैं पाकिस्तान के बीच हुआ था, पाकिस्तान के बीच हुआ था। दोस्तों शिमला समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता हुआ था 1972 में। यही दोस्तों 1954 में कौन समझौता हुआ था? तो पंचशील समझौता, पंचशील बोल सकते हैं आप समझौता। पंचशील समझौता जो है यह हुआ था 1954 में। और यह समझौता हुआ था अपना प्यारा भारत और बोल सकते हैं चाइना के बीच, और चाइना के बीच हुआ था। चीन, याद रखिएगा मेरे भाई, चीन के बीच हुआ था 1954 में। कब? 1954 में, याद रखिएगा। दोस्तों 1965-66 में कौन समझौता हुआ था? तो बोल सकते हैं ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता दोस्तों। और इसी समझौता से संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था, बोल सकते हैं। बड़े अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं यानी 1972 बता रहे हैं, उसका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। 1954 भी मेरे भाई आप बता रहे हैं 1954 में हुआ था। कौन समझौता? तो 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। पंचशील समझौता अपना भारत और चाइना के बीच हुआ था। लेकिन दोस्तों यह जो शिमला समझौता है यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और 1965-66 याद रखिएगा ताशकंद समझौता। कौन दोस्तों? ताशकंद समझौता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ताशकंद दोस्तों किसका राजधानी है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भी काहे पूछते चलते हैं आप सभी भाई बहन से, क्वेश्चन पूछेंगे उत्तर दीजिएगा, इसका मतलब है आपका तैयारी बहुत जबरदस्त है। और जो भाई बहन को याद नहीं होगा, याद भी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए कहता है, ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ओरांग नेशनल पार्क जो है यह किस राज्य में स्थित है? कहता असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर होना चाहिए असम होना चाहिए। क्या? असम में है ओरांग पार्क। और असम में दोस्तों एगो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और यह जो प्रसिद्ध है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रचलित है। और मेरे भाई दूसरा याद रख लीजिएगा आप, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जंगली भैंसा के लिए, जंगली भैंसा के लिए मेरे भाई प्रचलित है। और ये दोनों है आपको असम में। मध्य प्रदेश जो है इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। स्टेट के नाम से जाना जाता है इसको। किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क, सबसे अधिक, एनपी का मतलब नेशनल पार्क याद रखिएगा, सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जैसे दोस्तों बोल सकते हैं माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। और दोस्तों कौन नेशनल पार्क? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। दोस्तों ये सब कहाँ है? ये सब है आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर दोस्तों दाचीगाम नेशनल पार्क याद रखिएगा आप। दाचीगाम नेशनल पार्क जो है यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मेरे भाई पश्चिम बंगाल का अगर हम बात करते हैं कि इसका पश्चिम बंगाल का, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं आप, बुक्सा। यह दोस्तों कहाँ है? यह है आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और सुंदरवन दोस्तों, सुंदरवन भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई आप लोग बताते चल रहे हैं। अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग उत्तर भी बताते चलिए। और एक भाई बोल रहे हैं गलत हो गया ना, साथ ही इसका मतलब आप दूसरा यहाँ पर ऑप्शन चूज किए होंगे। जो भाई बहन ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही। कोई बात नहीं भाई, गलत हो गया तो फिर से आप लोग रिकॉल कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 कहता है जो पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? कहता क्रोड, सीमा, भूखंड और सियाल। इसका सही उत्तर सियाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सियाल याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन भाई बहन बताते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 14 आप सभी दोस्त लोग के सामने है। कहता है नेशनल स्पेस सोसाइटी, यानी दोस्तों बात हो रहा है एनएसएस का, बात हो रहा है एनएसएस का। इसका जो स्थापना हुआ था, इसका यानी गठन हुआ था दोस्तों, इसका गठन 1987 में हुआ था। 1987 में इसका गठन हुआ था, नेशनल स्पेस सोसाइटी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहता है कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जेनेवा और बेलग्रेड दिया गया। यहाँ पर सही उत्तर कौन कौन दोस्त लोग बता रहे हैं? सियाल, सियाल बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए मेरे भाई, पता है तो। इसका जो नेशनल स्पेस सोसाइटी, इसको दोस्तों एनएसएस बोला जाता है। इसका मुख्यालय पूछा गया है और इसका गठन याद रखिएगा 1987 में हुआ था। तो वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का, किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र का अगर मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों यूएनओ बोलिए या यूएनओ बोलिए, इसका मुख्यालय या यूएन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? इसका स्थापना 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 दोस्तों एक बार देख लीजिए तो मेरे भाई 24 अक्टूबर सही है या गलत है? दोस्तों एक बार आप लोग देख लीजिए तो मेरे भाई इसके बारे में। जेनेवा में मेरे भाई किसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोस्तों WHO का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और मेरे भाई WTO का भी मुख्यालय है, WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो जेनेवा में WHO, WTO और दोस्तों किसका? रेड क्रॉस का भी मुख्यालय है। रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। रेड क्रॉस का दोस्तों गठन हुआ था कब? तो 8 मई 1863 को बोल सकते हैं आप, हेनरी डुनॉट के द्वारा किया गया। 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेलग्रेड जो है दोस्तों सर्बिया की राजधानी है। किसका राजधानी है? तो बोल सकते हैं आप सर्बिया। दोस्तों सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। यहाँ तक क्लियर है? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसी तरीका से उत्तर भी बताते चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 आप सभी दोस्त लोगों के सामने। क्वेश्चन संख्या 15, क्वेश्चन संख्या 15 कहता है केटन टावर कहाँ स्थित है? दोस्तों केटन टावर जो है यह कहाँ स्थित है? बताइए ऑनलाइन वाले भाई बहन। ब्राजील में स्थित है कि चाइना में स्थित है कि लक्जमबर्ग में स्थित है कि अफगानिस्तान में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है आपको चाइना में। कहाँ? चाइना में, याद रखिएगा। कहाँ दोस्तों? चाइना में आप बोल सकते हैं। ब्राजील जो है, ब्राजील दोस्तों, ब्राजील यह बोल सकते हैं दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है और दोस्तों कॉफी का उत्पादन करता है। किसका? कॉफी का, याद रखिएगा, कॉफी का बोल सकते हैं। एक प्रश्न जो दोस्तों पूछे थे हम शुरुआत में, उसका उत्तर अफगानिस्तान होगा। अपना भारत सबसे कम सीमा जो साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर आप याद रखिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ऑप्शन सी जो भाई बहन बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर तो आप सभी दोस्त लोग ही बता दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन कहता है जो भूटान देश की मुद्रा क्या है? दोस्तों भूटान देश का मुद्रा यहाँ पर आपसे पूछा गया है। पता है रिंगिट, क्यात, दिरहम और नगुल्ट्रम। दोस्तों इसका मुद्रा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते कौन कौन भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर बताते। दोस्तों भूटान जो है, भूटान यह बोल सकते, इसका राजधानी पूछा जाए तो थिम्पू, याद रखिएगा। इसका राजधानी क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिम्पू। अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं उसका तो गलत है, लेकिन नगुल्ट्रम जो दोस्त लोग बताइएगा उसका बिल्कुल सही है। नगुल्ट्रम जो है मेरे भाई यह भूटान देश की मुद्रा का नाम है। दिरहम दोस्तों कहाँ का है? दिरहम दोस्तों UAE, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों इसका जो मुद्रा है दिरहम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिरहम आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? नगुल्ट्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगुल्ट्रम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और इस प्रश्न को आप सभी भाई बहन को पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर को छापना है। प्रश्न संख्या 17 कहता है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दादरा और नगर हवेली जो है यह पहले बोल सकते हैं इसका राजधानी तो सिलवासा, सिलवासा दोस्तों। अब दोस्तों इसी को दमन और द्वीप में शामिल कर लिया गया है। दमन व द्वीप में दोस्तों शामिल कर लिया गया है और यह केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है मेरे भाई? यह केंद्र शासित प्रदेश है और 2020 में दोस्तों बोल सकते हैं इसे शामिल कर लिया गया है और इसका राजधानी दमन है। क्या है? दमन है। इसका राजधानी दोस्तों याद रखिएगा, राजधानी पूछा गया है, राजधानी पूछा गया मेरे भाई
दमन याद रखिएगा, क्या दमन। लेकिन इस 4 ऑप्शन के अनुसार क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सिलवासा। पहले दोस्तों सिलवासा था, अब दमन याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर यह किसका राजधानी है, तो यह है अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। लेकिन यही पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल के दोस्तों विजयपुरम कर दिया गया है। विजयपुरम, श्री विजयपुरम दोस्तों इसका नाम बदल के कर दिया गया। यह नया नाम है, नया नाम है, याद रखिएगा नया नाम है। पणजी जो है मेरे भाई, पणजी यह गोवा की राजधानी है, गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा का राजधानी पणजी है। चंडीगढ़ दोस्तों यह क्या है, हरियाणा और बोल सकते पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी। अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उसका उत्तर तो गलत है। ऑप्शन ए वाले भाई बहन आप गलत उत्तर चुने हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक दो दोस्त लोग बता रहे हैं 17 का बी बिल्कुल सही। इस 4 ऑप्शन के अनुसार दोस्तों बी हो जाएगा, लेकिन याद रखना आपको क्या, दमन, क्या याद रखना, दमन है इसका राजधानी, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न का था दोस्तों प्रश्न संख्या 18, क्या है, प्रश्न संख्या 18। अच्छा इसका राजधानी बताइए। यहां पर प्रश्न कहता है उलान बटोर किस देश की राजधानी है। दोस्तों उलान बटोर इसमें से किस देश की राजधानी, तिब्बत। तिब्बत दोस्तों चाइना के अंतर्गत पड़ता है, कहां, चीन में पड़ता, तिब्बत बोल सकते हैं। नाइजीरिया, मंगोलिया और नार्वे, इसका सही उत्तर कौन कौन दोस्त लोग बता रहे हैं। हरियाणा पंजाब तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। यहाँ पर जो यह प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताना है। अभी तक कोई दोस्त लोग सही उत्तर नहीं बताए हैं। तो उलान बटोर जो है यह मंगोलिया की राजधानी है। किसका दोस्तों, मंगोलिया का राजधानी, याद रखिएगा क्या है, तो उलान बटोर हो जाएगा। दोस्तों नाइजीरिया का दोस्तों क्या है, नाइजीरिया का दोस्तों क्या है, अजूबा। दोस्तों एक बार देख लीजिए तो अबूजा है, अजूबा है इसका राजधानी दोस्तों। नार्वे दोस्तों, नार्वे का ओस्लो, ओस्लो आप बोल सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वाले भाई आप सही उत्तर चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर निकलेगा और बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न भी बनेगा, इसको ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। प्रश्न संख्या 19 कहता है भारत में रुपये नाम का कहता है सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। भारत में रुपये नाम का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था। इल्तुतमिश, शाहजहां, शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी। दोस्तों भारत में, इसका सही उत्तर जो भाई बहन शेरशाह सूरी को लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूरी वंश के संस्थापक भी हो जाते हैं। सूरी वंश के दोस्तों स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। शेरशाह सूरी जो है यह साथी बोल सकते हैं पटना का नाम पाटलिपुत्र से पटना किया, पाटलिपुत्र से दोस्तों पटना किया, यही बोल सकते हैं। और दोस्तों यही शेरशाह सूरी है जो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसको जीटी रोड कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है। वर्तमान में मेरे भाई NH1 और NH2 जो है इसी को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है कहाँ है, तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का दोस्तों शिक्षा कहाँ पूरा हुआ था, जौनपुर में। जौनपुर में मेरे भाई इसका शिक्षा पूरा हुआ था, इसका शिक्षा पूरा हुआ था जौनपुर में बोल सकते हैं आप। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी शेरशाह सूरी बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी वाले भाई बहन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप। दोस्तों इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश यह बोल सकते गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं इल्तुतमिश। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो जाएगा। सिकंदर लोदी जो है दोस्तों यह आगरा शहर को बसाया। आगरा शहर का जो निर्माण करवाया मेरे भाई, आगरा
आगरा शहर का 1504 में उसका नाम है सिकंदर लोदी। और शाहजहां जो दोस्तों शाहजहां है यह मुगल वंश से संबंधित शासक है जिन्होंने बोल सकते ताजमहल का निर्माण करवाया। कौन? तो शाहजहां, याद रखिए। कौन दोस्तों? शाहजहां। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20। यहाँ पर जब तक हम प्रश्न बताएंगे आप सभी भाई बहन से क्वेश्चन पूछेंगे। ये पीतल जो है यह किसका किसका मिश्र धातु होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए मेरे भाई अगर आपको पता है तो। पीतल किसका किसका मिश्र धातु होता है? क्वेश्चन कहता पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इस 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। ऑप्शन ए जो भाई बहन के मन में आया होगा उसका उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों मथुरा जो है, मथुरा यह बोल सकते कौन नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। और यह प्रश्न पूछा गया, मथुरा पूछ लिया जाए, यही अगर आपसे दिल्ली पूछ लिया जाए, यही दोस्तों अगर आपसे आगरा भी पूछ लिया जाए, आगरा भी, और मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये सब यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए वाले जो भाई बहन 20 नंबर का प्रश्न का उत्तर ए बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। पीतल जो है दोस्तों यह मिश्र धातु है। क्या है? यह मिश्र धातु है पीतल। लेकिन दोस्तों किसका मिश्र धातु है? तो पीतल को याद रख लीजिएगा पिताजी से। किससे? पिताजी से आप पीतल को याद रख सकते हैं। पी से दोस्तों बोल सकते हैं पीतल। क्या बोल सकते हैं? पीतल। यही दोस्तों ता से बोल सकते हैं आप तांबा यानी कॉपर, तांबा यानी कॉपर। और जी से दोस्तों बोल सकते हैं जिंक यानी जस्ता, जिंक यानी जस्ता। इसका मतलब पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। कौन दोस्तों? तो पीतल, याद रखिएगा। कौन? पीतल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21 दोस्तों तब तक आप लोग वायसराय के बारे में बताइए। यहाँ पर रॉलेट एक्ट से संबंधित प्रश्न है। और रॉलेट एक्ट जो है उस समय वायसराय बताइए कौन वायसराय थे? प्रश्न संख्या 21 कहता है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट कब आया था? ऑप्शन ए में है 1818, ऑप्शन बी में है 1890, ऑप्शन सी में है 1919, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर 1920 है और बी में है 1890। इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों, रॉलेट एक्ट इसी को महात्मा गांधी के द्वारा, इसका उत्तर दोस्तों तब तक आप लोग बताइए, इसी को महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया। इसी को महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया? काला बोल सकते हैं आप कानून कहा गया था। और इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी को बोल सकते हैं बिना अपील, बिना वकील, बिना बोल सकते हैं आप वकील और बिना दलील कानून कहा गया है। दोस्तों बिना वकील, बिना अपील और बोल सकते हैं आप क्या? बिना दलील, यह कानून किसको कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया। और यह जो आया था 1919 में। कब आया था? 1919 में। और दोस्तों वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यही उत्तर हम पूछे और देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग सही जवाब दिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सही उत्तर हो जाएगा। अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन बता रहे हैं ए 1818, साथ ही आपका उत्तर गलत है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 में आया था। 1919 जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। 1920 में दोस्तों क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, आप बोल सकते हैं 1920 में। असहयोग आंदोलन के समय भी दोस्तों वायसराय पूछा जाए लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोल सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या दोस्तों 22 आपके सामने है और इसका उत्तर आप सभी भाई बहन को देना है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब
कहता है जो लोदी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक कौन था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, बहलोल लोदी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। और सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी इसी वंश से संबंधित है। और दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में, जिसमें बाबर का जीत हो गया था और रणभूमि में मारा गया था कौन? इब्राहिम लोदी। और उसके बाद इस वंश का समाप्ति हो गया और मुगल वंश का स्थापना हुआ था। तो सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन डी लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न है साथी, यहाँ पर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होना चाहिए, और यह शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखने में ही लगता है जो शानदार प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या मेरे भाई 23 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 23 आप सभी भाई बहन के सामने है। प्रश्न संख्या 23 कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा, कहता है मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों कौन संविधान संशोधन के द्वारा मतदान का आयु सीमा 21 वर्ष से बोल सकते घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। और दोस्तों यह लागू कब हुआ, यह बोल सकते हैं जो लागू कब हुआ, लागू 1989 में हुआ। 1989 में यह लागू हुआ। इसी में दोस्तों बोल सकते हैं जो मतदान का जो आयु था इसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष। दोस्तों 71वां संविधान संशोधन जो है यह 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। और इसमें दोस्तों इसमें बोल सकते हैं 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, किसमें दोस्तों? 8वीं अनुसूची में मेरे भाई 3 भाषा को जोड़ा गया था। कौन? कितने भाषा को? 3। उसका नाम है दोस्तों कोकनी, कोकनी बोल सकते हैं, और मेरे भाई मणिपुरी, मणिपुरी, और दोस्तों नेपाली, और नेपाली। 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में 8वीं अनुसूची में कोकनी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था इसी अनुसूची के तहत। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर आप सभी भाई बहन बताए हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले दोस्त आप बिल्कुल सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सभी प्रश्न दोस्तों उस प्रकार के आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू आ सकते हैं और आए हुए हैं। जो बिहार पुलिस वाले और बिहार दरोगा वाले भाई बहन है, आप इस सेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा शानदार तरीका से डिस्कशन के साथ। और बिहार पुलिस और दरोगा वाले भाई बहन के अलावा अगर कोई भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का प्रश्न आता है, वह भाई बहन भी इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न उसी तरह का है मेरे भाई, और डिस्कशन करते हुए हम चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 24 कहता है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों लोक सेवा आयोग यानी बात हो रहा है बीपीएससी का। किसका? बीपीएससी का दोस्तों बात हो रहा है। कहता है इसके जो आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इसके आयोग की सदस्य का नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों राज्यपाल जो है, राज्यपाल यह मुख्यमंत्री को भी शपथ ग्रहण करवाता है। किसको? मुख्यमंत्री को। राज्य के मुख्यमंत्री को अपने अपने राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है। राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल दोस्तों 153 में है। राज्यपाल का जो पद है दोस्तों इसको कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है यह किस आर्टिकल में है?
आर्टिकल 52 में है। और दोस्तों राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन देश के संविधान से। और दोस्तों राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो चर्चा है कौन अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अगर आपको पता है तो। और मेरे भाई जो महाभियोग जो है यह लिया गया है यूएसए देश के संविधान से, बोल सकते हैं आप। और शपथ ग्रहण जो करवाता है राष्ट्रपति, जो शपथ ग्रहण करता है दोस्तों अनुच्छेद 60 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन संख्या 25 आप सभी दोस्त लोगों के सामने। क्वेश्चन संख्या 25, 52 दोस्तों राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 बिल्कुल सही। और महाभियोग जो पूछे 61वां सभी 61 अनुच्छेद 61 बिल्कुल सही है। जो दोस्त लोग अनुच्छेद 61 के तहत बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। राष्ट्रपति से संबंधित मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत। प्रश्न संख्या 25 कहता है उर्दू साप्ताहिक, कहता उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों अल हिलाल और अल विलाल बोल सकते हैं, और याद रखिएगा दोस्तों, और बोल सकते हैं, और अल विलाल, अल विलाल, अल विलाल, अल हिलाल और अल विलाल ये दोनों जो समाचार पत्र है मेरे भाई किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है यह बोल सकते हैं आप स्वतंत्र भारत के, दोस्तों यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। यह बोल सकते हैं आप स्वतंत्र भारत के, कहाँ के? अपना भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों बोल सकते हैं। और इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे और सबसे अधिक तक समय तक अध्यक्ष, इसका अध्यक्षता भी किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे दोस्तों, अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी। लियाकत अली जो है दोस्तों, लियाकत अली यह आप बोल सकते हैं 1857 का क्रांति है ना, 1857 क्रांति तो इलाहाबाद से दोस्तों कौन नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली बोल सकते हैं, लियाकत अली बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं उसका बिल्कुल उत्तर सही है। और INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो बता रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बिल्कुल सही है। सबसे युवा अध्यक्ष है मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका उत्तर तो आप सभी भाई बहन जरूर बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 कहता है मुद्रण का विकास किस देश में हुआ था? दोस्तों मुद्रण जो है यानी मुद्रा का विकास सबसे पहले दोस्तों कागजी मुद्रा जो चलाया गया था यह चाइना के अंतर्गत, चाइना में हुआ है। और चाइना में दोस्तों ताश का आविष्कार भी हुआ है, ताश का आविष्कार भी कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों स्वीडन जो है इसका राजधानी कहाँ? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम दोस्तों इसका राजधानी है। और यहीं से नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है, नोबेल पुरस्कार। और 6 गो क्षेत्र में दिया जाता है, तो 5 क्षेत्र में यहाँ से दिया जाता है। और दोस्तों नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है वहाँ से एक क्षेत्र में दिया जाता है, वह है शांति का क्षेत्र बोल सकते हैं आप। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC है, जापान का दोस्तों टोक्यो है, और चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है दोस्तों? बीजिंग है। बिल्कुल सही है। जो दोस्त लोग अभी ऑप्शन सी को लॉक कर रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन संख्या 27 आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या 27 कहता है नाग खिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, यानी स्थित है यह अभ्यारण्य किस राज्य में? कहता कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़ और
मेघालय। दोस्तों यह कहाँ होना चाहिए? मेघालय। कहाँ होना चाहिए? मेघालय आप बोल सकते हैं। दोस्तों बिहार जो है ना, बिहार, यहाँ पर बिहार स्पेशल से प्रश्न बन सकते। एक बार आप सभी भाई बहन सुन लीजिए, हम बता देते हैं। अपना बिहार में अगर जिला आपसे पूछा जाए तो जिला कितना है? 38। बिहार का शोक पूछा जाए दोस्तों तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। अपना बिहार में मेरे भाई अगर परमंडल पूछा जाए, परमंडल तो 9 है। अपना बिहार में मेरे भाई आपसे अनुमंडल पूछा जाए, अनुमंडल तो दोस्तों कितना बोलिएगा? 101। दोस्तों अपना बिहार में अगर आपसे प्रखंड यानी ब्लॉक पूछा जाए, यानी दोस्तों ब्लॉक आपसे पूछा जाए तो कितना बोलिएगा? ब्लॉक दोस्तों 534 के आसपास है। कितना? 534 के आसपास है। अपना बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन जिला में होता है? वर्षा। तब दोस्तों आप क्या बोलिएगा? किशनगंज बोलिएगा। क्या बोलिएगा? किशनगंज आप बोल सकते हैं। अपना बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन करता है? जूट का उत्पादन तो पूर्णिया करता है। कौन करता है? पूर्णिया मेरे भाई करता है। कौन करता है? पूर्णिया करता है। अपना बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन है? रोहतास। कौन है? रोहतास। रोहतास याद रखिएगा। और सबसे कम दोस्तों पूर्णिया बोल सकते हैं। महिला में सबसे कम सहरसा याद रखिएगा। क्या? सहरसा। तो सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। और मासिन राम पड़ता है मेघालय में, जहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होता है मासिन राम में, और भारत में भी सबसे अधिक वर्षा होता है मासिन राम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 28, और साथ ही यह आपके साइंस से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? आधुनिक परमाणु का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? जॉन डाल्टन, मेंडल, रदरफोर्ड और डार्विन। किसने दिया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन। किसने दिया था? जॉन डाल्टन। मेंडल जो है दोस्तों, मेंडल नामक वैज्ञानिक, यह बोल सकते हैं आप अनुवांशिकता से संबंधित नियम, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता से संबंधित नियम दिया। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल नामक वैज्ञानिक को। मेंडल जो है यह अपना प्रयोग, मेंडल नामक वैज्ञानिक अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। कौन पौधा पर? मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था। ऑस्ट्रिया में दोस्तों इसका जन्म हुआ था, जिसकी राजधानी वियना है, याद रखिएगा। रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड, यह आप बोल सकते हैं परमाणु के नाभिक का, दोस्तों कहीं पर मक्खी बैठा हुआ क्या? साथ ही परमाणु के नाभिक का खोज किया। कौन? रदरफोर्ड। और बोल सकते प्रोटॉन का नामकरण दिया। प्रोटॉन का दोस्तों नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक। आप सभी भाई बहन एक प्रश्न का उत्तर बता दीजिए अगर आपको पता है तो। दोस्तों परमाणु के नाभिक का त्रिज्या हमको बता दीजिए कितना होता है। देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग को याद है, साथी कौन कौन दोस्त लोग को याद है परमाणु के नाभिक का त्रिज्या। डार्विन जो है साथी, चार्ल्स डार्विन, यह प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया और विकासवाद का सिद्धांत बोल सकते हैं। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसका है? चार्ल्स डार्विन का। किसका है? चार्ल्स डार्विन का। दोस्तों पुस्तक भी याद रखिएगा, पुस्तक सब भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अभी साथी एक प्रश्न पूछे, उसका उत्तर कौन कौन दोस्त लोग छापते हैं, छापिए कमेंट बॉक्स में। परमाणु के नाभिक का त्रिज्या अगर आपको पता है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 29 आप सभी भाई बहन के सामने है। क्वेश्चन संख्या 29, और क्वेश्चन संख्या 29 दोस्तों क्या कहता है? कहता है सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों राजा सिकंदर और पोरस के बीच झेलम का युद्ध हुआ था। इसी को वितास्ता का युद्ध कहा जाता है। इसी को दोस्तों वितास्ता का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहा जाता है इसी को। और यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था दोस्तों कब? 326 बीसी में बोल सकते हैं, बीसी में ईसा पूर्व, यानी बीसी में दोस्तों बोल सकते हैं जो हुआ था। कौन युद्ध? तो झेलम यानी वितास्ता का युद्ध। इसमें माना जाता है सिकंदर का जीत हो गया और राजा पोरस का हार हो गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो दोस्त लोग लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी वाले दोस्तों आप सही। डाल्टन साथी गलत है, और वहां पर हो जाएगा परमाणु के नाभिक का त्रिज्या
जो 10 पर घात -15 मीटर कितना होता है, 10 पर घात -15 मीटर। इसी को दोस्तों एक फर्मी भी बोला जाता है, एक फर्मी भी बोला जाता है। यही परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए अगर आपसे, डायरेक्ट परमाणु का त्रिज्या पूछा जाए तब 10 पर घात -10 मीटर। इसी को मेरे भाई एक एंगस्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको एक एंगस्ट्रम बोला। एंगस्ट्रम जो है दोस्तों यह तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। किसका, तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। सिकंदर जो है दोस्तों, सिकंदर, इसके घोड़ा का नाम आपको पता है दोस्तों, पाउकेफ्ला इसके घोड़ा का नाम था, बोल सकते हैं सिकंदर के घोड़ा का नाम। सिकंदर की सेना दोस्तों ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, और जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे मेरे भाई, उस समय जो अपना भारत में नंद वंश का शासन था और घनानंद दोस्तों शासक थे उस समय। कौन, घनानंद आप बोल सकते हैं। साथ ही आपको पता है सिकंदर के गुरु का क्या नाम है, सिकंदर के गुरु का नाम दोस्तों पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए सिकंदर के गुरु का नाम अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या देखिए दोस्तों 30 आपके सामने है। कहता है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम का बात हो रहा है, यानी इसी को दोस्तों भारत का बोल सकते हैं, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन पूछा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जाना जाता है। तो विंग्स ऑफ फायर दोस्तों यह किसका आत्मकथा है, तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम का। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो दोस्त लोग बता रहे ऑप्शन ए उसका उत्तर बिल्कुल सही है, और परमाणु के नाभिक का त्रिज्या 10 पर घात -15 मिनट हो जाएगा, 10 पर घात -15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है यहां पर प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या दोस्तों 31 क्या कहता है, कहता है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन पूछा गया है। दक्षिण का ब्रिटेन दोस्तों किसको कहा जाएगा, इंडोनेशिया को, नॉर्वे को, कतर को और न्यूजीलैंड को। दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। वेलिंगटन इसका राजधानी है, वेलिंगटन। वेलिंगटन दोस्तों इसका क्या है, राजधानी है न्यूजीलैंड का, याद रखिएगा न्यूजीलैंड का। नॉर्वे का दोस्तों ओस्लो, ओस्लो आप बोल सकते हैं। और साथ ही इंडोनेशिया जो है इसका राजधानी क्या है, जकार्ता। क्या है, जकार्ता दोस्तों बोल सकते हैं। इंडोनेशिया जो है यह सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। सर्वाधिक अगर आपसे द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, इंडोनेशिया बोलिएगा। क्या बोलिएगा, इंडोनेशिया। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी का प्रश्न है मेरे भाई इस, और यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में आया हुआ है, हिंदी का प्रश्न है। प्रश्न कहता मैला आंचल के लेखक कौन है। दोस्तों मैला सा जो आंचल है इसके लेखक कौन है, महादेवी वर्मा है, फणीश्वर नाथ रेणु है, नीरद सिंह चौधरी है और व्योमकेश मुखर्जी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु मैला सा आंचल के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। और दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जो है इसका जन्म हुआ था पूर्णिया में। हाँ दोस्तों पूर्णिया में बोल सकते। और महादेवी वर्मा जो है यह यामा दोस्तों इसी के हैं। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर, इसको किसके लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर दोस्तों उर्वशी, उर्वशी जो है इसी का रचना है उर्वशी, याद रखिए। इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया दोस्तों सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए फिर भी आप इंडोनेशिया ही बोल सकते हैं। साथ ही सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है पता है आपको, सिरका में। प्रश्न संख्या 33 कहता सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक
अम्ल होता है? तो दोस्तों 3 से 4% या 4 से 5% बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी में 5% है, यही सही उत्तर है। और सिरका में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साथ ही आप लोग बताइए, आप लोग को बताना है अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है? अंगूर में दोस्तों कौन एसिड पाया जाता है? पता है मेरे भाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। दोस्तों अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है, पता है? तो आप सभी दोस्त लोग बताइए, तो पता है तो। प्रश्न संख्या 34 आप सभी दोस्त लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या 34 कहता संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के संघ संविधान समिति अध्यक्ष पूछा गया। दोस्तों संघ संविधान समिति के, तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए कौन ऑप्शन में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है मेरे भाई, सही है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो जो दोस्त लोग दिए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही। ऑप्शन बी नहीं मेरे भाई, ऑप्शन सी याद रखिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और साथ ही सुबह में जो 6 बजे से लाइव सेशन होगा, क्योंकि कल है मेरे भाई संडे, सभी को पता है ऑफलाइन क्लास कल बंद है, इसीलिए मेरे भाई हम कल जो संडे है उसको बनाएंगे सुपर संडे। 6 बजे से मेरे भाई लाइव सेशन होगा और उसमें हम बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे। कल लगभग में 500 के आसपास प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न का हम रिवीजन करवाने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट के मिक्स से। तो आप सभी भाई बहन से हम रिक्वेस्ट करते हैं सुबह में जुड़ना नहीं भूलिएगा, सुबह 6 बजे के आसपास। और 2-4 मिनट दोस्तों इधर उधर हो सकता है। और आप सभी अपने भाई बहन को भी बता दीजिएगा, जितने भी दोस्त महिमा दोस्तों सबको बता दीजिएगा। सुबह में जो लाइव सेशन होगा बिहार पुलिस और दरोगा एग्जाम के लिए, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप देख सकते हैं जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो कल आप लोग जुड़िएगा। 500 प्रश्न का लगभग में हम आपको रिवीजन करवा देंगे सुपर फास्ट तरीके से। प्रश्न संख्या 35 है, कहता है नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर दोस्तों ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कल याद रखिएगा सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे, क्योंकि कल है संडे। अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप सभी भाई बहन जरूर आइएगा। लगभग में 500 प्रश्न का दोस्तों हम आपको रिवीजन करवा देंगे। जब तक आप सभी भाई बहन जुड़े रहिएगा तब तक रिवीजन करवाते ही रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो दोस्तों अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1935। ऑप्शन बी। साथ ही समय अधिक हो गया है, आज तो लेट से सेशन शुरू हुआ था, तो दोस्तों हम रिवीजन करवा देते हैं। इसमें जितने प्रश्न थोड़ा स्पीड चलते हैं, थोड़ा स्पीड दोस्तों देख लेते हैं, और जहां पर लगेगा इंपॉर्टेंट है वहां पर दोस्तों हम डिस्कस करके भी बताएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या दोस्तों 37 क्या कहता है? OCR का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल। इसका दोस्तों फुल फॉर्म आप लोग बताइए दोस्तों। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह साथी किसका फुल फॉर्म है? OCR का। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और कल दोस्तों आप लोग 6 बजे सुबह में तैयार रहिएगा। सोए भी दोस्तों आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर दोस्तों कितना है? 38 है। प्रश्न संख्या 38 कहता है जो समय का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों समय का अध्ययन होरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हिस्टोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन है? यह उत्तक का अध्ययन है। किसका? तो उत्तक का अगर अध्ययन पूछा जाए तो हिस्टोलॉजी आप बोल सकते हैं। यही मेरे भाई अगर रक्त का अध्ययन पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो रक्त का अध्ययन मेरे भाई क्या है? रक्त का अध्ययन दोस्तों पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे भाई। पोमोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन दोस्तों बोल सकते हैं आप, पोमोलॉजी बोल सकते हैं। साथ ही रक्त का अध्ययन आप लोग बताइए, रक्त का अध्ययन अगर पता है तो आप लोग बताइए। ऑप्शन डी जो भाई बन दे रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं।
कहता केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई यह कहाँ स्थित है? कहता केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भावनगर। क्या हो जाएगा? भावनगर। दोस्तों आप लोग पता है भावनगर कहाँ है? यह पड़ता है गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में आप बोल सकते हैं। गुजरात राज्य में पड़ता है भावनगर का। अगर हम बात करते, सूरत भी दोस्तों कहाँ पड़ता है? सूरत भी गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? आप सभी भाई बहन को बताना है अहमदाबाद कहाँ पड़ता है। और सभी दोस्त लोग एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं आप सभी भाई बहन को, सुबह में आप लोग तैयार रहिएगा। संडे है, संडे को बनाना है सुपर संडे, और 500 ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न का दोस्तों हम रिवीजन करवाने वाले हैं। आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग जुड़ के दोस्तों रिवीजन कर सकते हैं। शानदार तरीका से मेरे भाई हम आपको रिवीजन करवा देंगे। सुबह में 6 बजे आप लोग जरूर तैयार रहिएगा इसी चैनल पे, और 6 बजे समय रहेगा क्योंकि कल है संडे, सारे ऑफलाइन क्लास बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है। कहता सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? दोस्तों लोथल जो है, लोथल जो है दोस्तों, लोथल बोल सकते हैं, यह पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और दोस्तों यह बंदरगाह वाला शहर है, यह बंदरगाह वाला मेरे भाई शहर है, बंदरगाह वाला शहर है। कौन? लोथल का अगर बात किया जाए तो। और बोल सकते लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। जो भाई बहन ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल से, ऑप्शन डी वाले दोस्त आप सही उत्तर चुने हैं, ऑप्शन डी वाले। रावी नदी के तट पर दोस्तों क्या है? तो हड़प्पा। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 41। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 41 आपके सामने है। दोस्तों थोड़ा स्पीड चलते हैं, समय अधिक हो गया है। कहता गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च जो शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। कहाँ से मेरे भाई? कहाँ से? तो बोल सकते हैं आप साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। दोस्तों साबरमती आश्रम का स्थापना कौन किया था? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। मेरे भाई कब किया था? 1915 में। कब किया था? 1915 में। याद रखिए 1915 में यह साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और यह यात्रा कितने दिनों तक चला था? 24 दिन तक। कितने दिनों तक? 24 दिन तक यह यात्रा चला था। और सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कहाँ दोस्तों? यहाँ पर बोल सकते हैं 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत होता है। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। और एक बार आप सभी दोस्त लोग से गुजारिश है, यानी रिक्वेस्ट है, विनती है, एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 42। साथ ही यह जो प्रश्न है यह आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यह दोस्तों प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। अतः अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अतः कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि और जयदेव दिया गया है ये ऑप्शन में। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभी 24 दिन बता रहे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। दांडी मार्च 24 दिन तक चला था। और 1915 में साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था 1924 में। बिल्कुल सही आप सभी भाई बहन उत्तर भी बता रहे हैं। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, पता है तो इसका उत्तर दीजिए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, महर्षि पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। पाणिनि जो है दोस्तों यह संस्कृत व्याकरण के भी जनक है। संस्कृत व्याकरण के अगर मेरे भाई जनक पूछा जाए, संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि जो है यह संस्कृत व्याकरण के भी जनक माने जाते हैं। कालिदास जो है इसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और कालिदास दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास है। रघुवंशम के दोस्तों तो कालिदास, याद रखिएगा कालिदास ही। बाणभट्ट जो दोस्तों, बाणभट्ट यह हर्षचरित लिखा है। हर्षचरित के लेखक कौन है?
बाणभट्ट। और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट दोस्तों किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। जयदेव जो है दोस्तों, जयदेव यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। और दोस्तों गीत गोविंद, आप याद रखिएगा, गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव। आप बोल सकते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 43। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 43 आपके सामने है। कहता है राम तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? दोस्तों यह तेल रिफाइनरी जो है कौन देश में स्थित है? कहता है ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में और नाइजीरिया में। इसका सही उत्तर साथी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। कहाँ दोस्तों? सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए होंगे या जो दोस्त लोग के मन में ऑप्शन सी आता होगा उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अभी दोस्तों आप लोग 41 नंबर का सी बता रहे हैं मेरे भाई, अभी 43 का बताना है। 43 कितना? लगभग शायद 50 क्वेश्चन के आसपास है। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों स्पीड कर रहे हैं थोड़ा सा, 50 क्वेश्चन। चलिए सी, अभी जो दोस्त लोग सी बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 44। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 44 आपके सामने है और क्वेश्चन संख्या 44 कहता है जो वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? वीनस की मूर्ति के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? मधुबाला को। किसको? मधुबाला। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। मधुबाला को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है, वीनस की मूर्ति के नाम से, अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने और यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है। साथ ही यह भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, कहता है कामसूत्र के लेखक कौन है? दोस्तों कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। ऑप्शन बी कौन है? वात्स्यायन। विष्णु शर्मा जो दोस्तों, विष्णु शर्मा यह पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र के लेखक पूछा जाए तो विष्णु शर्मा। कालिदास के बारे में दोस्तों विशाख दत्त के बारे में बताइए तो विशाख दत्त का कौन प्रसिद्ध पुस्तक है? अगर आपको याद है तो आप लोग विशाख दत्त के बारे में दोस्तों बताइए तो एक बार। विशाख दत्त का दोस्तों पुस्तक बताइए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर तो जरूर बता दीजिएगा क्योंकि दोस्तों यहां पर हम बताए थे पीछे जो कथा है दिल्ली जो है, दिल्ली यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, ताप्ती, यमुना और गोमती। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। यमुना नदी के किनारे और क्या बसा हुआ? आगरा भी, आगरा भी। और दोस्तों याद रखिएगा आप मथुरा भी, मथुरा भी बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। गोमती नदी के किनारे दोस्तों लखनऊ, क्या है? लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन बी नहीं साथी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बताए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। दोस्तों कटक के बारे में पूछा गया। कटक जो है मेरे भाई यह कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भी हुआ था। कहाँ? कटक में, उड़ीसा के कटक में। पता है मेरे भाई कटक जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? कटक पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा दोस्तों महानदी के किनारे। कौन नदी? तो बोल सकते हैं आप महानदी। इसका मतलब दोस्तों कटक भी पूछा जाए तो कौन नदी? महानदी। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्षिप्रा नदी के दोस्तों किनारे उज्जैन। कौन? उज्जैन याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी किनारे। उज्जैन जो है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन का अगर हम बात करते हैं तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 48 और यहाँ से दोस्तों एक दो प्रश्न भी बनेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना है। प्रश्न संख्या 48 कहता है मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? दोस्तों मोहम्मद गौरी को जो यहाँ पर प्रथम बार जो पराजित किया था कौन किया था इसमें से? साथ ही सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक बताइए। मोहम्मद गौरी,
और दोस्तों बोल सकते इसी में जो युद्ध हुआ था 1178 में, 1178 में कायदरा युद्ध, कायदरा का जो मेरे भाई युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1178 में युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच, मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच, जिसमें दोस्तों भीम द्वितीय का क्या हो गया था, जीत हो गया था, इसके माता के नेतृत्व में बोल सकते हैं, और मोहम्मद गौरी का हार हो गया था, मोहम्मद गौरी का हार हो गया था। लेकिन भाई 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच, राजा जयचंद के बीच, इसमें दोस्तों जयचंद का हार हो जाता है, मोहम्मद गौरी का जीत हो जाता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी का हार हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान का क्या हो जाता है, जीत हो जाता है। लेकिन दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 49। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 49 आपके सामने है। कहता है विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। दोस्तों विजयनगर का जो स्थापना किया, साथ ही इसका जो स्थापना किया किसके द्वारा किया गया था, इसका स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, हरिहर और बुक्का के द्वारा, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई ही थे, ये दोनों भाई थे, इसके द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। और दोस्तों यह जो है कर्नाटक में पड़ता है, हम्पी इसकी राजधानी थी, हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर पड़ता है। और विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे, तो 4 वंश बोल सकते, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, आर्यार वंश। दोस्तों आर्यार वंश में आप लोग एक बार आर्यविडु वंश हो जाएगा, ये 4 वंश इससे संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों विजयनगर राज्य का प्रथम वंश पूछा गया था संगम वंश। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा कौन था, कृष्णदेव राय का नाम आप सुने होंगे, किसका, कृष्णदेव राय का। तेनालीराम दोस्तों इसी के दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम, याद रखिएगा। और दोस्तों यह जो है कृष्णदेव राय, यह तुलु वंश से संबंधित है, कौन वंश से, तुलु वंश यह संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक वो 1336 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है मेरे भाई, 1336 याद रखिएगा। 1336 में बुक्का और हरिहर, बुक्का और बोल सकते हैं हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है आप सभी भाई बहन के लिए। इसका उत्तर आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में बताना है। जब तक आप सभी दोस्त लोग नहीं बताइएगा तब तक हम उत्तर नहीं बोलेंगे इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 50 कहता है किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग दीजिए मेरे भाई, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। और साथ ही एक बार लाइक वाला बटन को दोस्तों एक बार दबा दीजिए। दोस्तों एक बार लाइक वाला बटन को दबा दीजिए। अभी एक भाई का उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाले दोस्त आप गलत हैं। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग दिए हैं उसका उत्तर गलत है। देखते हैं कौन दोस्त लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आप सभी का कमेंट हम यहाँ, एक दोस्त लोग दिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाले भाई भी गलत हैं। इसका मतलब आपका कहना है कोई साथी देगा ऑप्शन ए, कोई दोस्त लोग देगा ऑप्शन बी, कोई दोस्त लोग देगा ऑप्शन सी, कोई दोस्त लोग देगा ऑप्शन डी, और बोलिएगा अंत में आप चुन लीजिए जो ऑप्शन सही है। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, कोई दोस्त लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं, ऑप्शन ए बता रहे हैं। दोस्तों किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ऑप्शन दोस्तों बी सही है, और यही सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर को कब बसाया था, 1504 में, 1504 में याद रखिएगा, 1504 में। ऑप्शन बी, जो दोस्त लोग ऑप्शन
बी दे रहे हैं, उसका उत्तर बिल्कुल सही। और क्वेश्चन दोस्तों नहीं करवाना है क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं है, टोटल 50 प्रश्न था। अगर साथी आप रिवीजन करना चाहते हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सुबह में जरूर जुड़िएगा 6 बजे के आसपास। 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन दोस्तों 6 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। लाइव सेशन होगा क्योंकि कल है संडे, संडे को बनाना है सुपर संडे। और 500 प्रश्न का दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न रहेगा। हम सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे और रिवीजन करवा देंगे। आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए इस सेशन को, और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आज के इस सेशन के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा आज का यह सेशन कैसा लगा और आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इस सेशन के अंत में हम यही बोलेंगे, आप सभी भाई बहन से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कितने बजे? सुबह में 6 बजे। साथ ही आप लोग सुबह में 6 बजे तैयार रहिएगा मेरे भाई, सुबह में 6 बजे, 6 बजे ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन करवाएंगे। लगभग में 500 दोस्तों प्रश्न का हम रिवीजन करवाने वाले हैं सुबह में 6 बजे। आप सभी भाई बहन तैयार रहिएगा। एक बार दोस्तों आप लोग जाते जाते लाइक वाला बटन को दबा दीजिए और इस सेशन के बारे में आप लोग जरूर बता दीजिएगा।